हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हमारे इस पढ़ो घर से ऐप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी उतनी ही अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के लिए क्लास 9, 10th, 11 और 12 का केमिस्ट्री का लेक्चर जो है वो आप सभी को प्रोवाइड करता हूं प्यारे बच्चों। ओके, जिसमें कि आपका ये जो लेक्चर है वो क्लास 9 का लेक्चर है और इस चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंध, जिसके ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुका है। ये हमारा इसका तीसरा लेक्चर होगा। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। क्या कि ऐसा कहा जाता है कि a ray of hope is enough to get success. A ray of hope is enough to get success. Enough to get success. इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? इसका मतलब यह है कि उम्मीद की एक किरण ही सफलता पाने के लिए काफ़ी होती है। ओके, तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो कि केमिस्ट्री एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से। और आपको ये भी पता है कि आपका जो साइंस है जिसको 3 भागों में बांटा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के पार्ट्स में, उसमें से जो केमिस्ट्री है वो पोर्शन मैं कवर करा रहा हूँ, मैं अभिषेक कुमार। ओके, सो होपफुली पिछला जो लेक्चर मैंने लिया उसमें मैंने आप सभी को आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था। ओके, फिर उसके बाद हमने कोवेलेंट बॉन्ड कवर कर रहे थे। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब आयनिक बंध, और उसके बाद सहसंयोजक बंध हम कवर कर रहे थे। तो उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझा। तो आइए उसी के साथ आज हम कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में। ओके, और कोवेलेंट बॉन्ड को और अच्छे से समझते हैं इसकी कुछ और एग्जाम्पल के साथ में। मैं इसको आपको व्हाइट बोर्ड में समझा रहा हूँ। लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। जैसा कि आप सभी देख ही रहे थे कि पिछले लेक्चर में हमने जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड का बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा, जिसमें कि मैंने आप सभी को यानी कि सहसंयोजक बंध के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया। ओके, किसके बारे में हम देख रहे थे? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि जिसे कहा जाता है सहसंयोजक बंध। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सहसंयोजक बंध है प्यारे बच्चों, इसे जो है बेसिकली 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है एकल एकल बंध या एकल सहसंयोजक बंध, दूसरा है द्विसहसंयोजक बंध और तीसरा है त्रिसहसंयोजक बंध। ओके, जिसे आप कहते हो सिंगल बॉन्ड, द्विबंध को आप कहते हो डबल बॉन्ड और त्रिबंध को आप कहते हो ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें से आप इसका पहला पार्ट जो है सिंगल बंध वाला, ये आप कवर कर चुके हो। तो अब हम इसके आगे यानी कि डबल बॉन्ड को हम कवर करेंगे। ओके, तो इसके लिए पहले बेसिक समझ लेते हैं डबल बॉन्ड को कवर करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का। ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगर आप देखोगे तो इसके परमाणु को हम O से दर्शाते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अगर करते हैं तो यहाँ पे मिलता है 2 और 6, नील्स बोर के नियम के अनुसार। ओके, जिसको पता नहीं है कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं वो मेरे पिछले लेक्चर को पहले जा करके कवर करें, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने इसको समझा रखा है ऑलरेडी। तो अब यहाँ से देखिए ये क्या होगा कि इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा दोस्तों? उसे किसी को बोलेगा कि भैया हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। किसको बोलेगा? रामू काका को बोलेगा? बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों, वो अपने किसी एलिमेंट को बोलेगा, किसी तत्व को बोलेगा। तो कोई भी तत्व बोलेगा कि मैं तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन क्यों दूं? तो इसके लिए ऑक्सीजन क्या करता है? इसको अष्टक पूर्ण करना है। और अष्टक पूर्ण करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने जैसे ही किसी अन्य परमाणु को खोजेगा। तो अन्य खोजने की जरूरत ही नहीं है। एक ऑक्सीजन है, उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, जो कि 2 और 6 में ब्रेक होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो। और दूसरा ऑक्सीजन है, इसका भी परमाणु क्रमांक 8 ही है और ये भी 2 और 6 के रूप में ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, यहाँ पे हमें देखने को ये मिलता है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इसको अगर हम इसका लुईस संरचना देखेंगे, लुईस की संरचना से क्या है आप इसको आसानी से समझ पाओगे। तो लुईस संरचना में आपको यहाँ पे क्या समझ में आता है? लुईस संरचना से हमको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, जैसे ये ऑक्सीजन है, इसकी संयोजकता 6 है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ये बाहर में दिखा रहा है, अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4
5 6 7। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, एक मिनट मैंने कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डाल दिए। ये हो गया 1 2, ये हो गया 3 4 और ये हो गया 5 एंड 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये कैसे करेगा, बड़ा दिक्कत है भाई। ओके, अब उसके बाद दूसरे ऑक्सीजन को देखेगा तो वहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन। इसे भी अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा ना प्यारे बच्चों, अपने जितने इसके पास जो है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा कि मैं इसको दे देता हूँ, ये ऑक्सीजन बोलेगा कि मैं इसको दे देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अगर दे देगा तो इसके पास तो 4 बच जाएंगे, इसके पास भी 4 हो जाएंगे, फिर दिक्कत है। अब ये लेगा तो फिर 6 हो जाएगा और इसके पास भी 6। कोई समाधान ही नहीं निकल रहा है। तो समाधान निकालने के लिए क्या किया गया कि इन्होंने डिसाइड करा कि हम 2-2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर लेंगे, यानी साझा कर लेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो हमारे अष्टक पूर्ण हो जाएंगे। तो फाइनली इन लोगों ने क्या किया, 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया। आइए देखिए वो कैसे साझा किया। आइए देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इन लोगों ने 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया। कैसे करके किया भाई, चलो देख लेते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन है बच्चों, तो यहाँ पे इसके 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन है हमारे पास यहाँ पे, तो इसके भी 1 2 इस तरीके से, और थोड़ा सा और ऐसे बना देते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो इनके 2-2 इलेक्ट्रॉनों ने आपस में साझा कर लिया। मतलब ये ऑक्सीजन चाहेगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉनों का यूज़ कर लेगा, और ये ऑक्सीजन चाहेगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉनों का यूज़ कर लेगा। तो इस तरीके से इन लोगों के बीच में सहसंयोजक बंध एक स्थापित हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड बनाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे कैसे कितने कितने बॉन्ड बन रहे हैं, ये आपस में मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आप, ये लोग आपस में मिल रहे हैं और ये लोग आपस में मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, डबल बॉन्ड। ओके, तो देखिए कैसे फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको और अगर बॉन्ड के फॉर्म पे दर्शाएंगे तो बॉन्ड के फॉर्म पे ये कैसे दिखेंगे, बॉन्ड के फॉर्म पे ये दिखेंगे बच्चों कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए बॉन्ड के फॉर्म पे इसको दर्शा दीजिए तो ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं ये इस तरीके से, क्योंकि दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन साझा में भाग ले रहे हैं। तो ये इनकी संरचना ऐसे हो जाएगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। अब इसी को किसी यौगिक के साथ में भी देख लो आप, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। कैसे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट कर सकते हो। नोट करना ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों। ओके, चलिए हम इसको यौगिक के साथ में कवर करेंगे। जैसे हमारे पास एक यौगिक है C2, कौन सा, C2H4। ओके, तो ये कैसा होगा, इसमें देखिए इसमें भी डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। कैसे, तो केंद्रीय परमाणु यहाँ कार्बन है, पहले कार्बन लिख लो यहाँ पे, फिर उसके बाद काम हो जाएगा। लेकिन कार्बन तो 2 है तो 2 कार्बन लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन हो गया। अब देखिए कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं अभिक्रिया में। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो ये 2 और 4 में ब्रेक होता है। मतलब बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ से हम कर देते हैं इसको 1 2 3 4। आई थिंक आपको ये विजिबल होगा, और अगर विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसको। ओके, वेट अ मिनट। ओके, 1 2 3 एंड 4। अब वैसे ही इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो जाएंगे। तो हम थोड़ा सा और, इतना बड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, ये इतना ठीक रहेगा। ओके, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1, यहाँ पे हो गया ये इसका 2, यहाँ पे हो गया इसका 3, यहाँ पे हो गया इसका 4। ओके बच्चों, अब उसके बाद देखिए कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है इसको अष्टक पूरा करने के लिए। तो अब यहाँ पे एक और कार्बन है, उसके साथ भी ये जुड़ा हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कैसे जुड़ा हुआ होगा आइए समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इसको 1 2 3 4 करते हो तो ये तो सिंगल बॉन्ड ही बन रहे हैं। मतलब इसको जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ही मिल पा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ही आपस में सहयोगी हो रहे हैं। मतलब इसके 5 हो रहे हैं, इसके 5 हो रहे हैं शेयरिंग करने पे भी। मतलब इसको और कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है भैया, यहाँ 4 है तो इसको 4 चाहिए टोटल। ओके, तो ये कैसे सहसंयोजक बंध बनाएगा, ऐसे तो नहीं बनाएगा, इतना तो कंफर्म हो गया। तो फिर कैसे बनाएगा आइए देख लेते हैं। ओके,
इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए बच्चों, ये हो गया एक कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन। अब यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये दो हो गए और दो इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इसके दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए और ये तीसरा और ये चौथा। ओके, अब इनमें ये चार इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन भी तो है, चार 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 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन लगाया और उसके बाद हमने क्या किया, इसकी जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। कैसे मेंशन किया हमने, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पे एक इसका इलेक्ट्रॉन हमने मेंशन कर दिया। दो हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिया। अब इसके बाद देखिए कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, कार्बन का अष्टक पूरा हो रहा है या नहीं, ये भी तो कवर कीजिए। तो देखिए कार्बन का अष्टक पूरा हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, और यहाँ पे बन गया कितना, पाँच छः, और यहाँ सात आठ। तो इस तरीके से कार्बन का अष्टक पूरा हो रहा है, क्योंकि ये कार्बन इसके साथ भी सहयोगी करेगा, बिल्कुल। और दूसरा बात, इस कार्बन का देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है कितना, बिल्कुल दो हो रहा है यहाँ पे, इसका तीन चार पाँच छः और ये सात आठ। तो इसके साथ में भी हमको यहाँ पे भी समझ में आ रही है कि यहाँ पे भी इसका अष्टक पूर्ण हो रहा है। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि कैसे ये अष्टक पूरा कर रहे हैं, और इनके भी जो सहसंयोजक बंध बनेगा आप उसे दर्शाओगे कैसे। तो इससे देखिए हम क्या करेंगे, ये एक ऐसी संरचना बनानी पड़ेगी। ये एक ऐसी संरचना, ये देखिए हो गया इनके बीच में बॉन्ड कनेक्शन। ओके, अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इसको भी दिखा दो। ये इन दोनों ऑक्सीजन को ये कार्बन के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर रहा है, खुद के साथ भी कर रहा है। और ये देखो यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर रहा है ये हाइड्रोजन भी कार्बन के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर रहा है, ये हाइड्रोजन भी कार्बन के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर रहा है। मतलब यहाँ पे किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो देखिए इसके बॉन्ड संरचना हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से फॉर्म हो रही है। ये देखिए यहाँ पे इनमें बॉन्ड संरचना बन रही है कैसे, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, और ये हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इस तरीके से। तो ये एक संरचना यहाँ पे उभर करके सामने आई है हमारे सामने। ओके बच्चों, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा ये डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन कौन से बॉन्ड के देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए हम ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं अगले स्लाइड में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे एक तत्व का जिसका नाम है नाइट्रोजन। तो ये है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे आप तो 2 और 5 में ब्रेक होगा। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से अष्टक पूर्ण करने के लिए। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा, तो इसलिए ये क्या करता है, दूसरे नाइट्रोजन को बोलता है कि भाई तेरे पास भी तो यही संरचना है, तेरे पास भी तो इतने ही इलेक्ट्रॉन है, ये देखो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो दोनों के दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगे, आपस में सहसंयोजक बंध बनाएंगे। आपस में क्या बंध बनाएंगे, सहसंयोजक बंध बनाएंगे बच्चों। ओके, तो सहसंयोजक बंध बनाएंगे यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कैसे संरचना बनाएंगे, आइए इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आप नाइट्रोजन बनाइए और लुईस संरचना से इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। तो लुईस संरचना से कैसे, 2 नाइट्रोजन पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये इस तरीके से, ये 2 नाइट्रोजन हो गया। अब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसके 3 इलेक्ट्रॉनों को मैं यहाँ दिखा देता हूँ, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनों की साझा करना है इसको अष्टक पूरा करने के लिए। क्यों करना है 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा, इसके 7 होते हैं और 2 और 5 में ब्रेक हो रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे भी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी इसको दिखा देते हैं। ये इसको हम क्रॉस से दिखा देते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्रॉस से दिखाएंगे तो सही रहेगा। ओके, तो यहाँ देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, और यहाँ पे आ गया ये 4 और ये हो गया 5। ओके, अब यहाँ पे ये लोग आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े होंगे। कैसे, यहाँ देखिए ये इसके इलेक्ट्रॉनों का यूज़ कर रहा है ये वाला नाइट्रोजन, और ये वाला नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉनों का यूज़ कर रहा है। तो दोनों के बीच में सहसंयोजक बंध बन गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे तो 3-3 इलेक्ट्रॉन आपस में मिल रहे हैं। तो 3-3 इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिल रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। ये नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे ये वाला एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड। नाइट्रोजन के बीच में
ट्रिपल बॉन्ड हमको देखने को मिलता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल आ गया होगा बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है। ओके, और आप अच्छे से समझ भी चुके होंगे। अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड देख लेते हैं। अब वो एग्जाम्पल किस में देखेंगे, आइए मैं आपको बता दूं। वो एग्जाम्पल हम देखेंगे C2H2 में, एसिटिलीन माफ कीजिएगा, इसको एथाइन कहते हैं, इसको एथाइन कहते हैं। और इसमें हमको वो ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल देखना है। तो C2H2 में हम कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप एक कार्बन बनाइए, दो कार्बन है हमारे पास, तो हम दो कार्बन की संरचना यहाँ पे बना देते हैं। और दोनों कार्बन में हमारे पास जो आवेशों को दर्शाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी हम दिखा देते हैं। कार्बन की यहाँ पे टोटल परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो ये 2 और 4 में ब्रेक होगा, ये पता है। तो अंतिम में 4 आएंगे, ये भी कन्फर्म है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियस सी बात है हम एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे, एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे। तो हाइड्रोजन तो केवल एक इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर पाएगा ना, वो तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम ठीक उसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए कैसे फॉर्मेशन करेंगे, ये इसका देखिए हम यहाँ पे एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर लेते हैं, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, 2 कार्बन में मतलब यहाँ पे देखिए पहले एक कार्बन का कर लेते हैं, तो एक कार्बन का करेंगे तो यहाँ पे हो गया ये वाला, ये इस तरीके से ये वाला हो गया। अब उसके बाद टोटल कितने हैं इसमें, 4 हैं, तो ये 5, 1 2 3 हो गया, और ये वाला 4। और इस कार्बन के भी 1 2 3 हो गया, और यहाँ पे ये 4 हो गया। कार्बन का हो गया पूरा। अब हम हाइड्रोजन का कर लेते हैं। हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये लोग क्या करेंगे, ये कार्बन जो है ये इसके साथ भी संरचना बना रहा है, इस तरीके से इसके साथ भी संरचना बना रहा है, और इस तरीके से यहाँ पे एक फॉर्मेशन कर रहा है वो, इस तरीके से आप देख लीजिए। और ये कार्बन भी इसके साथ भी संरचना बना रहा है, और इसके साथ भी इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन इसके साथ फॉर्म हो रहा है, जिस तरीके से ये अपनी संरचना बना रहा है, हाइड्रोजन अपना सहसंयोजक बंध बना रहा है, और कार्बन कार्बन अपना सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। तो फाइनली संरचना क्या मिली, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन के बीच में। और यहाँ पे ये कार्बन जो है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी, जो ट्रिपल बॉन्ड वाली संरचना होगी। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा प्यारे बच्चों। और इस टॉपिक को आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से, और आपको इससे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कोई नहीं समझा सकता। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। ओके, सो इसका हाई लेवल भी है, हाई लेवल को आप समझोगे, लेकिन वो आप जब क्लास 11 में जाओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 9th क्लास की केमिस्ट्री में इतना डीपली आपको समझ में नहीं आएगा, जिसको अभी आप समझ चुके हो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। हम चलते हैं हमारे स्लाइड में। सो फाइनली हमारा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कनेक्शन खत्म हो गया। अब आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में अगर आप संबंध देखोगे तो बड़ा ही आसान है कि आयनिक बॉन्ड जो है वो क्या करता है, आयनिक बंध जो है वो क्या करता है बच्चों, आयनिक बंध इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के बाद वो धनायन जैसा व्यवहार करेगा, और जिसको देगा वो खुद ऋणायन जैसा व्यवहार करेगा। ओके, तो इस तरीके से आयनिक बंध होती है। कोवेलेंट बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करते, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। ओके, और इस तरीके से एक संरचना बनाते हैं बंध के रूप में, जिसको आप बॉन्ड बॉन्ड जिसको मैं बोल रहा हूँ ना, वो बंध की संरचना बना रही है एक्चुअली में। ओके, तो मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा 30 सेकंड के लिए। तो आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध में अंतर क्या होता है। अब इसके बाद देखिए आयनिक यौगिकों के गुण। आयनिक यौगिकों के गुणों में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। आयनिक यौगिकों के गुणों में आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहला गुण, सामान्यतः आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में घुल जाते हैं। अब इस बात को आप कैसे समझोगे कि आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसके लिए। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, हमको इस टॉपिक को समझना है। कैसे समझेंगे, जैसे देखो ये आपके पास मान लो यहाँ पे क्या है, वाटर है, और वाटर का फॉर्मूला होता है जैसे मान लो वाटर का फॉर्मूला तो H2 होता है, आपको पता है, यहाँ इस तरीके से। और हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, NaCl के टुकड़े डाल दिए।
किसके टुकड़े डाल दिए? NaCl के। और ये है हमारा वाटर H2O। यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें दो इलेक्ट्रोड इस तरीके से कनेक्टेड करा दिया, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला। अब क्या देखने को मिलेगा आपको, ये प्लस वाला है और ये वाला माइनस वाला। अब जैसे ही इसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, NaCl दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। कौन कौन से दो पार्ट में? एक Na प्लस और दूसरा Cl माइनस में। तो इस तरीके से ये आयनों के रूप में वियोजित हो गए बच्चों। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो आयनिक यौगिक होते हैं जल में डालते ही आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है। अगर हम यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी ये कोशिश करेंगे कि Na प्लस और Cl माइनस से ब्रेक हो जाए, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा इनको। ओके, तो आई थिंक ये पॉइंट जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, दूसरा पॉइंट हम इसका समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक व कथनांक उच्च होते हैं। इनको गलनांक मतलब क्या? अगर मान लो कोई यौगिक है जो ठोस की अवस्था में है, जब आप उसको पिघलाते हो, उसको गर्म करते हो, मतलब उसको किस में गर्म करोगे? आग देकर ही गर्म कर पाओगे। तो जब हम उसको आग के माध्यम से उसको गलाने की कोशिश करते हैं तो उसका गलनांक काफ़ी टाइम लग जाता है उसको गलने में, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे कनेक्शन से जुड़ा होता है। आयनिक यौगिक मजबूत बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको आयनिक बंध कहते हैं, और उनको तोड़ना उतना आसान नहीं होता। और इसका क्वथनांक भी उच्च होता है। देखो, मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा कि जो H2O है वो खुद जो है आयनिक यौगिक के समान होता है। अब जिसकी वजह से जो है आयनिक यौगिक, मतलब इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है हालांकि, और एक आयनिक बंध तरीके से ही वो बनाता है। मतलब कैसे, अगर आप देखोगे तो ये क्या बनाएगा, 2 प्लस और ये O2 माइनस फॉर्म करता है, यानी कि आयन तो कहीं ना कहीं बना रहे हैं ना। तो आयन बनाने की वजह से यहाँ पे क्या होता है बच्चों, आयन बनाने की वजह से हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि इनके बीच में एक हाइड्रोजन है, अब एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन है। तो इनके बीच में ना यहाँ पे क्या होता है ना, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, H बॉन्ड, जिसके वजह से क्या होता है, इसको जब हम उबालते हैं तो ये H बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता। इसलिए इसको उबालने में लगभग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगता है, क्योंकि आपको पता होगा वाटर को जब आप उबालते हो तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर यानी क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री होता है। वो इसीलिए लगता है 100 डिग्री, क्योंकि इसमें जो है बंध जो है प्रबल होते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखिए कि प्रबल आकर्षण बल से बने बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका गलनांक और कथनांक जो है उच्च होता है। आई थिंक आप ये समझ चुके होंगे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है आपका, आयनिक यौगिक जल में घुलने पर या पिघली हुई अवस्था में आयनित हो जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, आयनिक यौगिक जल में घुलने पर या पिघली अवस्था में आयनित होते हैं, अतः ये वैद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप विद्युत धारा का निर्माण करना चाह रहे हो तो आपको धनायन और एक ऋणायन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो धनायन और ऋणायन मिलकर ही विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया है, जो कि आपका जो चैप्टर 1 का लेक्चर था। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मतलब केमिस्ट्री का चैप्टर 1 ना, आपके साइंस का चैप्टर 1 नहीं, केमिस्ट्री का चैप्टर 1। तो यहाँ पे देखिए ये धनायन और ऋणायन में कैसे बदलेगा। अब जैसे मान लो कोई भी आयनिक यौगिक है, जैसे मान लो यहाँ पे आप जल रखे हो, अब ये जल है, अब आप इसमें क्या करते हो, HCl डाल देते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब HCl क्या होगा ना बच्चों, ये H प्लस और Cl माइनस में अपने आप ब्रेक हो जाएगा जल में डालते ही, हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद देखिए सहसंयोजी यौगिकों के गुण। सहसंयोजी यौगिकों के गुण जो है बहुत कम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सामान्यतः सहसंयोजी यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं, मतलब ये जल्दी से घुलते नहीं। क्योंकि देखो, एक तो यार बड़ी दिक्कत से इनके बीच में बंध बना है, और ये जो हाइड्रोजन है ये हीलियम की जैसा गुण दिखा रहा है। ये कोई आप दूसरे एलिमेंट को ले लो, जैसे आप अभी आप देख रहे थे, कौन सा देख रहे थे, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा अभी, जैसे जिनमें से एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा। कौन सा एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख सकते हो, नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था। अब इतने मुश्किल से ये बंध बना करके अपना अष्टक प्राप्त किया था, अपना नोबल गैस जैसा व्यवहार किया था, जल में घुलते ही अपने आयनों को तोड़ देगा क्या? ये अपने बॉन्ड कनेक्शन को तोड़ देगा क्या? नहीं तोड़ेगा ना। तो इसलिए जो है ये जल में अघुलनशील होते हैं, इनको पसंद ही नहीं है जल में घुलना। ओके, अब उसके बाद देखिए अगला पॉइंट बोलता है, क्योंकि देखो जल में घुलने के लिए, जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे मैं बता रहा हूँ नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, फिर जाके ये बॉन्ड टूटेगा। ये अपना अष्टक क्यों छोड़ेंगे बताइए? इतना आसान तो है नहीं। एक तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, इतना आसान है कि तोड़ना है इसको? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक हाइड्रोजन परमाणु भी लेते हो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बाहर निकालने के लिए आपको एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसको आप आयनन ऊर्जा कहते हो। उसके लिए ही बहुत मशक्कत करनी पड़ जाती है।
तो फिर ये बॉन्ड कनेक्शन कहाँ से ब्रेक हो पाएगा इतनी इजीली? तो इसलिए जो है ये आयनिक यौगिक जो ससंयोजक यौगिक होते हैं, माफ कीजिएगा, जो ससंयोजक यौगिक होते हैं, जल में घुलने पे भी ये नहीं घुलते, ये अघुलनशील होते हैं। ओके। अब यहाँ पे देखिए इनके यौगिकों के गलनांक और कथनांक आयनिक यौगिक की तुलना में प्रायः कम होते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड से तो बने होते हैं, लेकिन इनको जो है जब आप गर्म करोगे, उबालोगे, या इनको जो है आप गलाने की कोशिश करोगे, पिघलाने की कोशिश करोगे, गलनांक मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग, जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो उसका क्वथनांक होगा और जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो उसका गलनांक होगा। तो ये आसानी से ये हो जाते हैं, इनका गलनांक क्वथनांक उच्च नहीं होता, ये कम होते हैं। ओके, क्योंकि ये उतने ज़्यादा, ठीक है, आयनिक यौगिकों से कम बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन उनमें एक खराबी है कि वो जल में डालते ही आयन में बदल जाता है, क्योंकि उनको आयन में रहना पसंद है। और ये जो हैं ये तो आपस में जुड़ के मिल के परिवार के साथ रहना चाहते हैं। ओके, इसलिए ये आयन में ब्रेक इतनी आसानी से तो नहीं होते, आयन में तो ब्रेक होंगे ही नहीं, पहली बात तो। और दूसरी बात जो है ये एक दूसरे से टूटेंगे तो तभी टूटेंगे जब आप इसको गलाओगे। गलाओगे तो इनका बॉन्ड तोड़ने के लिए ही इसको गलाया जाता है, इसके लिए आपको आग में गर्म करना पड़ेगा। ओके, तभी जाके ये संभव हो पाएगा। अगला पॉइंट है सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ना ही ये आयन में टूटेंगे, जब कोई आयन में ही नहीं टूटेगा तो विद्युत का सुचालक कहाँ से होगा बच्चों? नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी विद्युत के सुचालक नहीं होते, क्योंकि ये आयन बनाते ही नहीं। अब जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन अलग अलग होगा तो ये एक नाइट्रोजन बन जाएगा, ये नाइट्रोजन बन जाएगा। ओके, या मान के चलो आपकी एक ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये अलग अलग होंगे तो ये ऑक्सीजन बन जाएगा, ये ऑक्सीजन बन जाएगा, किसी से कोई रिलेशन नहीं है इसमें। या आप देख लो जैसे हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा है, इनमें बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन बन जाएगा, ये अलग से हाइड्रोजन गुण दिखाएगा। तो सब में अपनी अपनी गुणता होती है, ये आयन के रूप में नहीं शो होते। ओके, और इसलिए चूंकि ये धनायन नहीं दिखाते, चूंकि ये ऋणायन नहीं दिखाते, इसलिए ये जो है विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं बच्चों। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी ये सभी पॉइंट। ओके, अच्छा एक बात और मुझे आपको बतानी है यहाँ पे। कौन सी बात? चलिए मैं बता देता हूँ। पहले हम चलते हैं एक ब्लैंक स्लाइड में। ओके, देखिए जैसे मान के चलो एक हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी एकल बॉन्ड बना रहा है। तो इनके बीच में कौन सा बंध है? इसको बोलते हैं सिग्मा बंध। ये दो तरीके से बंध होता है, एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। सिग्मा बंध प्रबल होता है, पाई बंध दुर्बल होता है। अब जैसे एक ऑक्सीजन है, ये दूसरे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा यहाँ पे। ओके, फिर एक नाइट्रोजन है, ये दूसरे नाइट्रोजन से जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से, तो यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा, पाई और सिग्मा। क्लियर? तो इस तरीके से इनमें बंध संरचना आपको देखने को मिलती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, और ये चैप्टर भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली हमारा केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों इसी के साथ। और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या चीज़ों को कवर किया? हमने सबसे पहले देखा इसके इंडेक्स को, क्या हमने सभी इंडेक्स को कवर किया? देखिए आयनिक बंध हमने समझा, हमने देखा कि NaCl में कैसे आयनिक बंध बनते हैं, ये Na+ और Cl- के फॉर्म में ब्रेक होता है। फिर हमने संयोजकता समझा, यानी कि किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता होती है। फिर हमने सहसंयोजक बंध समझा, जिसमें हमने जाना कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। फिर हमने आयनिक या सहसंयोजकों में अंतर समझा। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जो अपने आयनों का दान कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मान के चलो कि ये सोडियम है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 8 और 1, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 8 और 7। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसको दान दे देता है। एक इलेक्ट्रॉन को दान देने के बाद ये Na+ दिखाता है और ये Cl-, और यहाँ पे आ गया 2 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आ गया 2 8 और 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये आयनिक बंध बनाते हैं। और सहसंयोजक बंध में क्या होता है कि सहसंयोजक बंध में दो आयन जो हैं, जैसे ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया, तो ये लोग क्या करेंगे? आपस में आयनिक बंध के द्वारा जुड़े होंगे। तो ये क्या हो, ये सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होंगे, माफ कीजिएगा। ओके, ये सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, जिससे इनका जो है अष्टक पूर्ण हो जाता है और ये उत्कृष्ट गैसों जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे हाइड्रोजन कौन सी गैस जैसा व्यवहार करेगा? हीलियम जैसा व्यवहार करेगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा
आयनिक यौगिकों के गुणों के बारे में हमने डिस्कशन किया और सहसंयोजी यौगिकों के गुणों के बारे में हमने डिस्कशन किया। होपफुली आप सभी को ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा, इतना डीपली मैं बताया हूँ। स्कूल में तो आपको ये सब सीखने को नहीं मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है, ना ही किसी बुक से। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर अगले लेक्चर के लिए। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपका अगला चैप्टर जो है बच्चों वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला चैप्टर आप पढ़ोगे केमिकल फार्मूला एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो इस लेक्चर में मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।